प्रिय हिंदी छात्र, हिंदी कक्षा में आपका स्वागत है। पिछली कक्षा में भी यात्रा जापान की इस गद्य वृतांत के बारे में हम यात्रा वृतांत के बारे में जानकारी लेते हैं। आज इसमें यात्रा जापान की यात्रा वृतांत में तो इस यात्री लोग और कहाँ जाते हैं, कौन कौन सा दृश्य देखते हैं, तो आज कक्षा में कर लेंगे। उस समय तकाशी एक जगह गाड़ी रुकवा दी। हम एक सरकारी ओस्का से सब लोग ओस्का से इलाहाबाद का नजरिया देखो उस समय इस तरह से मन खुश होता है। अब तकाशी एक जगह गाड़ी रुकवाकर हमें संस्कृति के पथरीले ढलान पर चलते हुए यहाँ जलप्रपात में देखे। लफ्ज के रविंद्र और अजय का कदम चलकर निकल जाते थे। रविंद्र और अजय दोनों चलकर ठहर जाते हुए इसी दुर्गम मार्ग मिला। वहाँ पर एक दुर्गम मार्ग मिलता है। वे दोनों चुके थे, वापस जाकर गाड़ी में बढ़ जाते हैं। बाकी सब उसका आगे बढ़ जाते हैं। घने पेड़ों की गहरी गुलाबी पीले नारंगी के पत्तियों के झलक मारता झरना अपने कल को नींद से हमें बुलवा दे रहा है। मौसम एकदम अशिकाना है, हमें विस्मयकारी मोड़ है। उसी मिश्र में जगह जगह और रंगे खड़े हो जाते हैं। चारों ओर का दृश्य इतना मनोरम है, इसके लिए अपनी आंख का लेंस और कैमरा है फोकस में दोनों भी ना ही लग रहे। झरना जाल गिरता है। वहाँ जैसा भूमि पर घना सा बाजार है, पहाड़ी घाट है और एक जगह श्री मेमजी की पत्तियों को आटे में घोल में लपेट कर मीठा व्यंजन बना रही है। सबके लिए खरीदाने जाते हैं। मिष्टान्न खरीदाने के लिए जाते हैं। जब ये तकाशी जी वहाँ पर जाते हैं तो जो यात्री रविंद्र और अजय जिन दोनों जाकर बढ़ जाते हैं। वहाँ पर एक दुर्गम मार्ग होता है। वहाँ देखने के वापस जाकर खाड़ी में बढ़ जाते हैं तो वहाँ देखने के लिए पेड़ों के तरह गुलाबी पीले रंग की लाल पत्तियां रहती है और इनकी अन्य रंग बिरंगे गुलाब रहते हैं। तुरंत के मौसम एकदम आशिकाना का मौसम बहुत आशिकाना है। एक अच्छा दृश्य है वहाँ का और विस्मयकार भी मोड़ है वहाँ पे। और जगह जाकर टांगे खड़ी रहती थी और उनके देखने के लिए आंखें बहुत लेंस कैमरा के जैसा दिख रहे थे। ऐसे बाजार में गिरते हुए भूमि पर नन्हा सा बाजार, नीचे से नन्हा सा बाजार मिलता है। पहाड़ के हट में वहाँ एक श्री पहाड़ के पास पत्तियों आटा लेकर वो बोलते हुए मीठी व्यंजन बना रही थी। जब जाकर तकाशी उसको मीठा व्यंजन लेने के लिए खरीदने के लिए जाते थे। रेल से नारा पहुंचने बहुत वक्त था। रेल से नारा पहुंचने के लिए बहुत वक्त नहीं लगा। पूर्व की प्राचीन संस्कृति कला का केंद्र नारा है। पूर्व प्राचीन का कला संस्कृति का एक नारा केंद्र है। तुर्की चीनी भारत की विशेषता स्थापत्य में प्रतिमाओं का संयोजन है। यहाँ पर चीनी चित्रों का क्या है विशेषण है, प्रतिमा है। मूर्ति के पीछे कोई आख्यान है। बौद्ध अखिलों के लिए प्रतीकात्मक अर्थ है। यहाँ का प्रसिद्ध मंदिर है तोदोया जी, इसका स्थापना 783 में मंदिर के आश्रम के गौतम बुद्ध जिन्हें जापानी में दया वसु कहते हैं। वहाँ एक वहाँ पर मंदिर था, बहुत बड़ा मंदिर था तोदोया जी में, और जिसका जन्म यहाँ है वो 783 में मंदिर था। वो कौन सा मंदिर था? गौतम बुद्ध का मंदिर था। वो गौतम की प्रतिमा थी। उस गौतम की प्रतिमा को क्या जापानी में क्या कहते हैं? दया वस्तु करके कहते थे। विशाल परिसर में काली पूरी लकड़ी का महाकाय स्थापत्य देखकर विस्मय होता है। बिना सीमेंट के पत्थर के लकड़ी का ये भाव कैसे गया हुआ है। सैकड़ों मौसमों में हमारा खाकर यहाँ कष्टम से सौंदा है। बड़े से आंगन का बीचों बीच एक गोलकार रूप में अलग जलती जा रही दीवी की ज्योति, ऐसी मान्यता बिल्कुल भारतीय शैली में श्रद्धालु यहाँ आकर ज्योति की बात आती है। माथे पर लगी है, दान मंत्र पत्र पर लगे हुआ है। दान देने की बाध्यता नहीं है। तो दया जी ने प्रवेश द्वार की दोनों तरफ से दो प्रहरी प्रतिमाएं हैं। एक यहाँ मुंह खुला हुआ है, दूसरे का बंद है और दो प्रतिमाओं देखते थे। वहाँ का एक मंदिर दया वस्तु मंदिर कहा जाता है। वहाँ की लकड़ियाँ वहाँ में एक विस्मय रहती है। सीमेंट से पत्थर बनाए रहते हैं और उन भवन में जैसे कि टिका हुआ देख और सैकड़ों के मौसम में मर खाकर भी ये सैकड़ों लोग अपना माँ खाकर मर गए हैं, पर भी उस प्रतिमा देखने के लिए बहुत प्रसिद्ध प्रतिमा है। इसमें
बड़े से आंगन में बीचों बीच में गोलका रूप है। पूरे आंगन में बीचों बीच में गोल से एक गोलका है। एक दिव्य के ज्योति ऐसी मान्यता है, इसकी ऐसी मान्यता है कि बिल्कुल भारत की शैली, बिल्कुल भारत जैसे की शैली से बनी हुई है। और श्रद्धालु आकर ज्योति की भारती अपने माथे पर लगाते हैं। हर एक भारतीय भी आकर इसको गोल्डन को क्या करते हैं, माथा लगाते हैं इसे। यहाँ दान पत्र लगा हुआ कि तो दान देने की बाध्यता नहीं है, इसे दान पत्र लगा हुआ से दान नहीं दिया करता। तो दया जी प्रवेश द्वार के दोनों तरफ से दो प्रहरी है। तो दया जी दोनों तरफ से दो प्रहरी है। प्रतिमाएं हैं, दो प्रतिमाएं हैं। एक का मुंह खुला है, एक का मुंह खुला है, एक का मुंह बंद है। वो ये वो आर को एक अक्षर का संकेत करती है। ये वो आर का संकेत करती है, जिसमें मिलकर ओम बनता है। मंदिर में गर्भगृह में गौतम बुद्ध की 77 की ऊंची प्रकाशम कंस प्रतिमा है। 77 की ऊंचाई पर ये प्रतिमा बनी हुई है, जिसका वजन है 700 टन है। इसका वजन है कि 700 टन से बना गया है। गर्भगृह के दया वस्तु देख कहते हैं। इस गौतम बुद्ध की जो प्रतिमा को दया वस्तु कहते हैं। इनके अंतरिक्ष सजा की कई बार गालक में से सवार हुई, परंतु ये उसका पुनर्निर्माण करवा दिया था और दया जी के वैभव का झलक मारती है। ये दया जी गौतम प्रतिमा के नीचे एक छोटा सा मार्ग है। इतने बड़े सरी 700 ऊंची फुट में बनी हुई एक प्रतिमा है। उस प्रतिमा के लिए छोटा सा मार्ग निकलता है और इस मार्ग निकलता है। उस वहां पर मार्ग, ऐसा छोटा सा मार्ग, इतना संकरा एक अकेले व्यक्ति ही इसमें निकलना है। वो छोटा सा मार्ग अकेले व्यक्ति ही उसमें घुसना है। प्रचलित मान्यता है कि जो इसमें से पार निकल जाए तो उसे मोक्ष प्राप्त हो जाती है। और उस मार्ग में उस प्रतिमा देखने की, उस मार्ग में अंदर जाने के बाद उस आसानी से निकल कर आ गया तो उसकी हर एक प्रतिमा, उसकी हर एक उम्मीद भी उसके पूरी होती है। इसके सबके मान करते करते हरचंद चौधरी का पर कर जाते हैं। तो दया जी के बरमादे में एक अन्य मूर्ति स्थापना की थी। तो दया जी के पास एक अन्य प्रतिमा स्थापना की। इसका जापानी में हिंदुस्तानी मिलकर बना है। उसमें एक हिंदुस्तानी नाम भी बना हुआ प्रतिमा है, भारतध्वज बना हुआ था। भारतध्वज बुद्ध की ही मुद्रा में बैठे इस देवता की महिमा बताई जाती है। मुद्रा से बनी एक देवता की बनाई जाती है। इसके स्पर्श में आरोग्य शक्ति है। अगर उस देवता को जाकर छूने से वही आरोग्य शक्ति प्राप्त होती है। अगर इसका मस्तक को छू ले तो आपकी सिर दर्द भी ठीक हो जाएगा। उस प्रतिमा का, उस देवता जाकर छूने से आपका सर दर्द, उस जाकर छीने से मुद्रा से आपका सर दर्द भी ठीक हो जाएगा। अगर इसके पांव छू लेने, पांव का दर्द भी छूमंतर हो जाएगा। अगर उसके पांव छू, देवी के पांव छू ले तो जो अपना पांव दर्द भी छूमंतर हो जाएगा। मैं देर तक भारतध्वज देव का घुटना छूती हूँ। भारतध्वज घुटना छूती हूँ, घुटनों का दर्द ठीक हो जाए, कुछ नहीं होता मनोरंजन के सिवाय। मंदिर से जुड़ा विस्मृत बाजार है, जहाँ विविध सामान बिक रहा है। कुछ नहीं चाहिए फिर भी कुछ स्मृति चिन्ह खरीद लेते हैं। यहाँ घूमकर चीनी जापानी वस्तुओं का अंतर समझ आ रहा है। यहाँ का जो सामान चीनी जापान का समझ में आ। हस्तशिल्प के जो बारीकी नाजुक जापान में है, वहाँ बारीकी नाजुक बहुत बारीकी में। वहाँ चीनी में कहा, चीनी वस्तुएं सस्ती और सरल सुलभ जरूर है। सस्ती है, सरल सुलभ भी रहती है। तो दया जी में जुड़ा एक हिरन वन है। तो दया जी में एक हिरन वन भी है, जहाँ मन टहलाते हुए पहुंच जाते हैं। मंदिर से हिरन वन का रास्ता रंग बिरंगी पत्तियों से बिछा हुआ। हिरन वन देखने का रास्ता रंग बिरंगी पत्तियों से बिछा हुआ है। पथ लंबा और पर खूबसूरत है। पथ में रास्ता बहुत लंबा है, लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत है। अजय गुप्त और रविंद्र अपने जैकेट के जेब में पत्तियों से भर लेते थे। वो वन में जाते तो वहाँ की रंग बिरंगी पत्तियां लेकर अजय और रविंद्र दोनों अपनी जैकेट में भर लेते। हिरन मन की बेंच पर बैठे अपनी संपदा निकाल कर देखते हैं। यहाँ तो पूरा पत्ती संप्रदाय है। तो पूरा तो देखते हैं, पूरा पत्ती संप्रदाय है। रविंद्र इस संप्रदाय के पत्ती गुरु घोषित कर देते हैं, कोई घोषित करते हैं। ये चूल्हा रास्ते पर चलती है। इसमें श्लेष और अत्प्रेक्ष मिलाई जा सकती है, इसमें हर चीज मिलाई जाती है।
हिरन मन में हिरन भारतीय हिरणों की तुलना में ज्यादा पुष्ट पुष्ट है। भारतीय हिरणों से ज्यादा यहाँ के हिरन में बहुत व्यत्यास है। दूसरे में देखने का बाद दड़न में बिछोड़े की तरह है, क्यों ना हो। वन में जगह जगह आटे की बिस्कुटों का पैकेट मिलता है। जगह जगह पे वहाँ पर बिस्कुटों का पैकेट मिलता है। 150 येन में जो लोग खरीद कर हिरणों को खिलाते, 150 येन में 150 रुपए लेकर लाकर उनको हिरण को खिलाते हैं। वे अपनी सैंडल ग्रीवा उन्नत के बिस्किट मुंह में लपट लेते हैं तथा इसी बिस्किट की जगह हिरणों को केले खाने देते। शीशान जी ने हिरण के जगह हिरणों को खाने के लिए केला लाकर देते थे। उस केले में केला खाने एक एक करके वे कोई केले खिला डालते थे, यहाँ तक कि अपना हिस्सा भी कुछ नहीं खाते, खिलाते हिरणों को भी। हमें आसपास के डरते हिरणों को हौसला इतना बुलंद था कि एक हिरण मेरे हाथ से अंत खाया केला छीन कर खा जाता है। जिस हरी भरी पहाड़ी में पर हम बैठे हैं, वहाँ से नारा का विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है। वहाँ का नारा का वो हिरण मन में बैठे तो वह नारा का वहाँ दृश्य दिखाई दे रहा था। वो सोचे कि इतना सुंदर देश है कि संवेदनशील मित्रों हम सुयो नारा कैसे जाएंगे, वहाँ से हम कैसे जाएंगे। एक जमाने में नारा जापान की राजधानी हो सकता था। एक जमाने में नारा जापान की राजधानी हो सकता था। बुद्ध धर्म के प्रसार पहले यहाँ यूनानी, तुर्की और चीनी सभ्यताओं प्राचीन स्वरूप में विद्यमान था। तो वहाँ पहले जापान में वहाँ पर बुद्ध धर्म का और वहाँ पर यूनानी और तुर्की चीनी वालों का वहाँ पर बहुत प्राचीनता से स्थापना थी। उनकी झलक आज भी यहाँ की कलाकृति में आज की भी जापानी की तुर्की की आज भी उनकी एक कलाकृति में बनी है। हस्तशिल्प में जीवन शैली में मिल जाती है। बौद्ध मंदिरों में भी भारतीय विचारधारा एवं अलग आकृतियां हैं, किंतु अंधविश्वास नहीं है। रात में हम ओसका गए, हम लोगों का अंधविश्वास नहीं है। यहाँ हम रात को ओसका निकले। 100 येन वाली दुकान पर जाकर खरीदारी करते, 100 रुपए वाली ही दुकान जाकर खरीदारी करते। एक धन्ना सा सदाबहार पौधा पसंद आता है। एक धन्ना सा सदाबहार पौधा पसंद आता है। वह एक पर्स में दोनों चीजों खरीद लेती है। सामान बांधे हुए पता चलता है कि पौधा ले जाने हवाई जहाज में ही इशिता ने क्या करते हैं, अपना पौधा लेकर मानिए दुख देते हैं। हवाई जहाज में मानिए कि दुख होता है कि पौधा गुमसुम भुनने बच्चों की तरह खिड़की पर रखा हुआ है। पौधा वहां से ले खरीद कर वो एक अपने विमान में क्या करते हैं, वो नन्हा से छोटा सा पौधा एक खिड़की के पास रख लेते। एक मित्र कहते हैं कि ऐसा करो, कागज में लपेट कर अटैची की एक तरफ रख दो, एक कागज में लपेट कर एक तरफ रख दो। इंडोर प्लांट है 8-10 घंटे जीवित रह जाएगी। इंडोर प्लांट है 8-10 घंटे जीवित रहेगा। मैं ऐसे ही करती हूँ। तो सब ममता का क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं कि वो विमान सर में रखती है, वो पौधा लग जाकर खिड़की पास सकती है, 8-10 घंटे जीवित रह सकता है। मैं ऐसे ही करती हूँ। सम्मान कार्गो पहुंच जाते हैं, घर पहुंच कर सबसे पहले मैं अपना पौधा निकाल कर देखती हूँ। पहले हम अपने घर जाएंगे, घर जाकर सबसे पहले अपना पौधा निकाल कर देखेंगे। वो ज्योतिया पौधा है, वो ज्योतिया पौधा है, जीवन शक्ति से भरपूर है। ज्योतिया मतलब ये पौधा का नाम है ज्योतिया, ये जीवन शक्ति से भरपूर करता है। वह अभी भी हरा भरा है, जापान की यादों की तरह है। अभी भी हर जितने साल तो अभी भी हरा भरा होता है। उसे नहीं एक जापान की यादें बनाकर रखी होती है, ये रखी कहा वो अभी भी हरा भरा है, वो जापान की यादें दिलाता है। इस तरह के ममता का ने अपने मित्रों के साथ जापान की यात्रा की। जापान में और जाते हैं तो जापान में जाकर हर एक जगह का हर एक नज़ारा देखे, वहाँ की प्रकृति देखते हैं। वहाँ किस लिए जाते हैं, वहाँ विश्वविद्यालय देखने के लिए जाते हैं, वहाँ का एक सम्मेलन देखने के लिए जाते हैं। जाते समय पूरी प्रकृति वहाँ का हर एक देश, हर एक गाँव, हर शहर देखकर वहाँ की कलाकृति को, वहाँ का हर एक नज़ारा को देखकर उनका मन भी खुश होता है। हर एक यादगार चीजें भी हैं। आज की कक्षा में हमें यात्रा जापान की गद्य पाठ समाप्त होता है। अगली कक्षा में हम अगले भाग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद।